everyone, myself Manish and we are going to study association rules. देखिए एसोसिएशन रूल बेसिकली आपकी मशीन लर्निंग एक मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने डाटाबेसेस में बेसिकली इंटरेस्टिंग रिलेशंस या इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और ये जो डाटाबेसेस होते हैं ये मेनली ट्रांजैक्शंस डाटाबेसेस होते हैं जिसमें हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपके जो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शंस उसमें क्या रिलेशंस हैं, वो इंटर रिलेटेड हैं कि नहीं है, या कोई किसी पैटर्न को वो फॉलो करते हैं कि नहीं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था मार्केट रिसर्च के बारे में या मार्केट एनालिसिस के बारे में। ये जो एसोसिएशन रूल है दिस वाज गिवन बाय द राकेश अग्रवाल, टॉमस एंड अरुण, जिसमें क्या कहते हैं इन्होंने लार्ज स्केल के जो ट्रांजैक्शन डेटास थे उनके बीच में रेगुलरिटीज को डिस्कवर करने के लिए इस रूल को दिया था। इसमें कुछ डेफिनेशंस के यूज होता है जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम आइटम या प्रोडक्ट की बात करेंगे। आइटम या प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर आपका जो डेली गुड्स वगैरह जो भी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जैसे कल हमने मार्केट बास्केट एनालिसिस में पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि आपका प्रोडक्ट्स क्या क्या थे। जैसे उसमें आपका प्रोडक्ट था मिल्क, बटर, ब्रेड, एग। तो कोई भी प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाए, कंप्यूटर, डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, माउसेस, कीबोर्ड, या फिर अगर क्या कहते हैं इसी तरीके के सिमिलर कोई भी प्रोडक्ट, बस हम जिसको भी प्रोडक्ट कह रहे हैं हमें एक चीज़ याद रखनी है कि वो प्रोडक्ट किस उससे रिलेटेड जितने भी सब प्रोडक्ट उसके उस एसोसिएटेड होंगे वो एज अ सिंगल प्रोडक्ट कहलाएंगे। और आइटम सेट इज द कलेक्शन of that items or products, that is known as the item set, and the transaction is the process that contains the particular transactions that is done on the item set। देखिए जितने भी आइटम्स एक बार में सेल किए जाएंगे एक ट्रांजैक्शन के अंदर, उसको हम उसको इस ट्रांजैक्शन सेट के अंदर लेंगे। इसमें आपकी एक आईडी होगी जो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होगी, एंड द सेकेंड वन वाज इज विल बी द आइटम सेट। अब आते हैं मेन एसोसिएशन की डेफिनेशन पे। एसोसिएशन रूल का डेफिनेशन किस तरीके से रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इम्प्लाइज वाई, मीन्स एक्स को एक्स प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट के साथ या एक्स आइटम वाई आइटम के साथ किस तरीके से रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि x एंड y दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, आइटम्स होने चाहिए, और उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए। मतलब वो दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने चाहिए दोनों प्रोडक्ट्स। यहाँ पर जब हम एसोसिएशन रूल्स की बात करते हैं तो आपकी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज द सपोर्ट एंड सेकेंड वन इज द कॉन्फिडेंस। सपोर्ट बेसिकली आपके ट्रांजेक्शन में उन परसेंटेजेस को शो करता है जिसमें आप x और y दोनों प्रोडक्ट्स को एक साथ अकर करवाते हैं। मतलब हम ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे जहां x और y दोनों ही आपके आइटम सेट का पार्ट हों, ठीक है। और जब हम सपोर्ट को की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x और y का जो यूनियन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो आपका सपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से कॉन्फिडेंस ये कहता है कि आप जब ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो अगर आप कह रहे हैं कि x is to y है तो x के संग मतलब ऑल द परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शंस जिसमें x तो अकर करे साथ में y भी अकर कर रहा है, तो दैट इज मींस इसमें ओवरऑल जितने भी x ट्रांजैक्शंस हैं उनमें संग में कितने में y के साथ है, दैट परसेंटेज इज नोन एज द कॉन्फिडेंस। और इसको निकालने के लिए हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ y के थ्रू इसे निकालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज लिफ्ट। लिफ्ट इज द अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसमें लिफ्ट में आपका ये बताता है कि आपकी ओवरऑल सपोर्ट पर्टिकुलर एक किसी प्रोडक्ट के बेस पर किस तरीके से रहेगी। इट इज द लिफ्ट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देखिए जब हम लिफ्ट निकालते हैं तो लिफ्ट की तीन वैल्यूज आ सकती हैं, either lift is equals to 1, either lift is less than 1 or greater than 1. If lift is less than 1, that means the item product A is negative
को रिलेटेड टू दी बी। डैट मीन्स इसका देखिए लिफ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम कह रहे हैं कि लिफ की वैल्यू नेगेटिव है, डैट मीन्स कि आपकी जब ए जो प्रोडक्ट है वो बी से को रिलेटेड नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं है, या नेगेटिव को रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपकी कही गई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट लें, जैसे मान लीजिए आपने लिया सब्जी और क्या कहते हैं कोई एक हाँ फॉर एग्जांपल आपने क्या कहते हैं स्पोर्ट शूज और क्या कहते हैं जस्ट फॉर्मल शूज ले लिए। अब अगर आप कहीं भी बाई करने जा रहे हैं तो ये माना गया कि आपने सॉरी फॉर्मल शूज नहीं, शूज ले लिए और हाँ फॉर्मल शूज एंड क्या कहते हैं नॉन फॉर्मल शूज ले लिए। तो एज अ पर्सन आप क्या करेंगे कि एक ही शूज लेना पसंद करेंगे, तो इस तरीके यहाँ पर हम नेगेटिव ले लेंगे। और अगर क्या कहते हैं अगर आपका पॉजिटिव कहा गया तो डैट मीन्स जैसे मिल्क और ब्रेड का है कि आपका मिल्क जो है वो ब्रेड से कोरिलेटेड है, और इफ इट इज इक्वल दैट मीन्स उनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं बन सकता है। ठीक है, देन अब इसे हम एक सिंपलर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक शॉप है जहां पर 100 कस्टमर्स आते हैं और उस 100 कस्टमर्स में से 20 कस्टमर्स ने मिल्क लिया, 16 ने बटर लिया और 12 कस्टमर्स ऐसे थे जिन्होंने दोनों लिए। अब ये जो 12 बेसिकली यहाँ पर ये जो 12 कस्टमर्स है ये 20 का भी पार्ट है और 16 का भी पार्ट है। अब रूल क्या कहता है, जिन्होंने मिल्क लिया वो बटर भी लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम सपोर्ट निकालें मिल्क और बटर का तो डेट विल बी 12/100 0.12। कॉन्फिडेंस निकालने की कोशिश करें तो सपोर्ट अपॉन बटर, अगर हम बटर का कॉन्फिडेंस निकालेंगे तो हमने बटर हमारे कितने लोगों ने लिया, 16 लोगों ने लिया है, इसकी सपोर्ट क्या हो जाएगी 1.6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1.6 हो जाएगी 0.16 हो जाएगी। और जो आपका सपोर्ट है वो कितना है 0.12 है, तो इन दोनों का डिवीजन आपका 0.75 हो जाएगा। इसी तरीके से हम जब लिफ्ट कैलकुलेट करेंगे तो डेट विल बी 3.75। आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आई, डेट मीन्स कि मिल्क और बटर आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो इसका एसोसिएशन की एप्लीकेशन एल्गोरिथम है, डेट इज एप्रियोरी एल्गोरिथम। एप्रियोरी एल्गोरिथम आपकी क्या कहते हैं 1994 में आई थी, इसे आर अग्रवाल और श्रीकांत ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपकी जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स जिनकी हम बात करते हैं पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के लिए, इसके लिए एक बूलियन एसोसिएशन रूल दिया था। और ये कहता है कि अगर हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स की प्रायर नॉलेज पे बेस्ड होकर वर्क करें तो हम उनके बीच में एक एस्टेब्लिश रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। और इनका कहना यह था कि और इस एस्टेब्लिश को अप्रोच के लिए हमें इरिटेटिव अप्रोच का फॉलो करना पड़ेगा। अब कैसे ये इरिटेटिव अप्रोच को फॉलो करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिंगल आइटम्स को लेंगे, उन्हें डेटाबेस में स्कैन करेंगे। जैसे हर ट्रांजेक्शंस हैं और जैसे हमारे पास 10 ट्रांजेक्शंस हैं, तो हमने क्या किया 10 ट्रांजेक्शंस में हमने मान लीजिए 5 आइटम्स हैं, अभी हम एग्जांपल के थ्रू इसे और क्लियर से करेंगे। तो उन्हें हम क्या करेंगे ट्रांजेक्शंस के वाइज ना सीक्वेंस को करके आइटम वाइज सीक्वेंस करेंगे। फिर नेक्स्ट इटरेशन में हम क्या करेंगे आइटम्स के सेट बनाएंगे। जैसे अगर हमारा पहला हमने इनिशियल में आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 लिया था, तो सेकंड इटरेशन में हम क्या करेंगे कि हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। जैसे आइटम 1 एंड आइटम 2, आइटम 1 एंड आइटम 3, आइटम 4 एंड आइटम 5, आइटम 2 एंड आइटम 3, इस तरीके से वेरियस सेट्स बनाते रहेंगे। और ये इटरेटिव प्रोसेस हम जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमें क्या कहते हैं आपका फर्दर सेट्स बनाने में आपकी स्टॉपेज ना आ जाए। देखिए कैसे इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हमारी एप्रियोरी एल्गोरिथम है जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया गया है। अब इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपका क्या दे रखा है, आपकी ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं। देखिए किस तरीके से दे रखे हैं। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन T100 में आपके हमने इसमें क्या कर रखा है, ये ट्रांजेक्शन्स की लिस्ट है और इसमें हमारे 5 आइटम्स हैं, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 एंड आइटम 5। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या है आइटम 1 आइटम 2 और आइटम 5 प्रोडक्ट बाय किया है कस्टमर ने। ट्रांजेक्शन 2 में आइटम 2 और आइटम 4 बाय किया है कस्टमर ने। ट्रांजेक्शन 3 में 300 में आइटम 2 और आइटम 3, इस तरीके से वेरियस ट्रांजेक्शन्स में अलग अलग क्या कहते हैं आइटम्स को बाय किया है। तो दिस इज अवर डेटा।
अब इस तरीके का हमारे पास डेटा होगा और हम जब इस पे अप्रियोरी एल्गोरिथम लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे अप्रियोरी एल्गोरिथम में, द फर्स्ट स्टेप विल बी कि हम क्या करेंगे कि अपनी जितनी भी डेटा हमको प्रोवाइडेड है उसको आइटम्स के हिसाब से शॉर्टेड कर लेंगे। अब देखिए आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड आइटम 5। और सेकंड हम क्या करेंगे, इनके सपोर्ट काउंट्स को काउंट करके प्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर I1 का सपोर्ट काउंट है 6, I2 का सपोर्ट काउंट 7, I3 का 6, I4 का 2 एंड I5 का 5। अब ये सपोर्ट काउंट्स कहाँ से आए, ये सपोर्ट काउंट्स आपके ट्रांजैक्शनल डेटाबेस से आए। जैसे I1 का सपोर्ट काउंट यहाँ पर 6 है, तो दैट मीन्स I1 जो है 6 ट्रांजैक्शंस में अकर किया। जैसे I1 एंड I1। अगर हम देखें तो कुछ में आया है 10 में आया है, 4 में आया है, 5 में आया है, 7 में आया है, 8 में आया है, 9 में आया है। तो इस तरीके से आपका 6 उसमें आया है। इसी तरीके से I2 को देखें तो I2 का काउंट 7 है, तो देखेंगे I2 कहाँ आया, 1 2, जस्ट अ मिनट मैं आपको पेंसिल से मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए 1 में आया है, 2 में आया है, 3 में आया है, 4 में आया है, देन 6 में आया है, 8 में आया है, 9 में आया है। तो आइटम आपका कहते हैं आइटम 2 7 उसमें अकर किया है। इसी तरीके से आइटम 3 को देखेंगे तो 6 में अकर किया है, और इसी तरीके से अगर आइटम 4 को करेंगे तो वो 2 में और 5 में 2 में। अब द फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब जब सेकेंड स्टेप में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये आपका सपोर्ट काउंट मिनिमम सपोर्ट काउंट हो गया। अब इसमें एक चीज हम ये देखते हैं कि हम जिस मिनिमम सपोर्ट काउंट के लिए इसको अकर से स्टैब्लिश कराते हैं, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि हर आइटम हर जा रहा है। जब आप फर्स्ट स्टेप करेंगे तो इट विल बी इजीली, लेकिन जब आप सेकंड इटरेशन में आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फर्स्ट आइटम को सेकंड आइटम के साथ कॉम्बिनेशन में रखा गया है, फिर फर्स्ट आइटम को थर्ड के साथ, फिर फर्स्ट आइटम को फोर्थ के साथ। इस तरीके से वेरियस सेट्स बनाए गए इनके बीच में, 5 आइटम्स के बीच में। और देखिए और एक चीज और है, इसमें कहीं भी ऑर्डर मायने नहीं करता है। मतलब ये नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट आइटम पहले लिया और सेकंड आइटम बाद में लिया, या सेकंड आइटम पहले ले लिया और फिर फर्स्ट आइटम लिया, तो इसमें कोई ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। सेट I1 I2 इज इक्वल्स टू सेट I2 I1। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो इस हिसाब से इन सेट्स के सबसे पहले हमने क्या किया, आइटम सेट्स जनरेट कर लिए, फिर इन आइटम सेट्स का सपोर्ट काउंट हम देखेंगे। सपोर्ट काउंट अगर हम देखें, अब हम ऐसे आइटम्स को देखेंगे जहां पर हमारा सपोर्ट काउंट जो है वो I1 और I2 दोनों में अकर कर रहा होगा। तो हम अपने डेटाबेस पे जाते हैं और यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, जस्ट अ मिनट में आई विल रिलीज फर्स्ट, फिर हम देखते हैं। देखिए अगर हमें क्या देखना था, वी हैव टू सी द I1 I2। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आपका I1 I2 कर रहा है एक साथ। इसी तरीके से अब यहाँ पर I2 अकर कर रहा है बट I1 अकर नहीं कर रहा है। इसी तरह थर्ड ट्रांजैक्शन में भी I2 अकर कर रहा है बट I1 नहीं अकर कर रहा है। फोर्थ ट्रांजैक्शन में I1 I2 फिर से अकर कर रहा है। फिफ्थ में I1 अकर कर रहा है बट I2 नहीं अकर कर रहा है। सिक्स्थ में I2 अकर कर रहा है, I1 नहीं अकर कर रहा है। इस तरीके से हम जाएंगे तो देखेंगे I8 एंड I9। तो ओवरऑल I1 और I2 4 ट्रांजैक्शंस में अकर कर रहे हैं केवल। तो हमारा जो सेट होगा उसका काउंट कितना हो जाएगा, I1 I2 का सपोर्ट काउंट 4। इसी तरीके से अगर हम I1 और I3 पे जाएं, देखिए अब I1 I3 को कैलकुलेट करते हैं तो I1 I3 1 2 एंड 3। देखिए I1 एंड I3 और दिस इज 4। तो ओवरऑल कितने हो गए, हम एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं कहीं कोई छूट तो नहीं गया। I1 I2 नो ओके, देयर इज I1 I3 I1 I3 एंड I1 I3। तो ओवरऑल 4 ट्रांजैक्शंस है, तो यहाँ पर 4 हो गया। इसी तरीके से I1 I4 को देखेंगे तो I1 I4 को देखेंगे तो I1 I4 फर्स्ट में अगर नहीं कर रहा, सेकंड में नहीं कर रहा, थर्ड में नहीं कर रहा, फोर्थ में ओनली कर रहा है, फिर 6th 7th एंड 8th एंड 9th किसी में नहीं कर रहा है। तो केवल I1 I4 1 में आकर कर रहा है। इस तरीके से हम हर सेट के लिए डेटाबेस में जाके चेक करेंगे। अब हम आते हैं कि यहाँ पर मैंने बात करी थी मिनिमम सपोर्ट काउंट की। तो मिनिमम सपोर्ट काउंट यहाँ पे मायने नहीं रखता, बिकॉज फर्स्ट इटरेशन में मिनिमम सपोर्ट काउंट इजिली सपोर्ट कर जाता है। जब सेकेंड इटरेशन आता है तो मिनिमम सपोर्ट काउंट ज्यादा मायने रखता है। देखिए मिनिमम सपोर्ट काउंट वो काउंट होता है
हम उस सपोर्ट काउंट को कहते हैं कि हम ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू की जिससे ऊपर ट्रांजैक्शंस होने पर ही हम उस ट्रांजैक्शन को वैल्यूएबल मानेंगे, अगर उससे नीचे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उन्हें वैल्यूएबल नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका जो ट्रांजैक्शन इस तरीके से आपके उन ट्रांजैक्शंस को जिसमें हमारे जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से लोअर ट्रांजैक्शन सपोर्ट काउंट है उन्हें रिमूव कर देंगे। और तो इसको रीशफल करने के बाद आपका जो नया क्या कहते हैं आइटम सेट आएगा सपोर्ट काउंट के साथ, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाए जिसमें I1 I4 की वैल्यू 1 है तो इसे हमने रिमूव कर दिया है, I3 I4 की वैल्यू 0 उसे रिमूव कर दिया, I4 I5 एंड I3 I5 ये सारे ट्रांजैक्शन जिनकी वैल्यू लोअर थी 2 से उनको हमने रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट इटरेशन पे आएंगे तो अभी हमने 2 आइटम सेट्स का सेट बनाया था, अब हम 3 आइटम सेट्स का सेट बनाएंगे। अब किस तरीके से बनाएंगे, I1 I2 जैसे हमने पहला लिया I1 I2 और इसको सेट किया सेकंड के साथ तो I1 I2 I3 बन जाएगा। फिर दूसरा लिया I1 I2 I5 लिया, देन इस तरीके से वेरियस सेट्स बनाए और इनका सपोर्ट काउंट निकाला। अब इसमें ऑलरेडी इसमें मिनिमम सपोर्ट काउंट से इसको रिड्यूस करके लिखा गया है, तो हम इस चीज को समझ लेते हैं किस तरीके से रिड्यूस किया गया है। देखिए जैसे आपके पास ये L2 था, इसके बीच में आपके जस्ट अ मिनट पहले सेकंड जस्ट देखिए यहाँ पर हमने इसको इसके साथ पेयरिंग करी, फिर इसको इसके साथ पेयरिंग करी, इस तरीके से हमारे पास अलग अलग पेयरिंग करने के बाद ये पॉसिबल सेट्स जो हैं वो अवेलेबल हो गए। अब हम क्या चेक करेंगे कि 1 बाय 1 इन सेट्स की वैल्यूज को चेक करेंगे, इसे हम प्रूनिंग भी कहते हैं। और इस प्रूनिंग के थ्रू हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके में हमारा जो सपोर्ट काउंट आ रहा है वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो इस तरीके तो इन वेरियस सपोर्ट काउंट्स में हम पाएंगे कि बाकी सबके जो सपोर्ट काउंट्स हैं उनकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है या लोअर देन 2 फ्रीक्वेंसी है, तो उस केस में सपोर्ट काउंट्स केवल और केवल हमारे पास अगर किसका हो रहा है I1 I2 I3 का सपोर्ट काउंट 2 आ रहा है और I1 I2 I5 का सपोर्ट काउंट 2 आ रहा है, और यहाँ पर आके हमारे पास ये हमारा मिनिमम सपोर्ट काउंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इन्हें हम केवल सेलेक्ट कर लेंगे। और फर्दर अगर हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम अपने डेटाबेस में पाते हैं कि हमारे डेटाबेस में केवल एक ही ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका सपोर्ट काउंट जिसमें 4 आइटम्स हैं और ओवरऑल उसका सपोर्ट काउंट कितना होगा 1 होगा, तो ये हमारे मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू से लोअर है, तो इसलिए फर्दर आगे मूव करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पर अपना इटरेशंस को स्टॉप कर देंगे और ये जो हमारे इटरेशंस आएंगे I1 I2 I3 एंड I1 I2 एंड I5, दीज आर आवर रिक्वायर्ड पैटर्न, जिसे हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे। यही हमारे रिक्वायर्ड पैटर्न है जो एसोसिएशन जिन पे हम बेस्ड होकर एसोसिएशन रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द अप्रोरी एल्गोरिथम, और इसका काम केवल यही होता है अप्रोरी एल्गोरिथम का कि इस तरीके के आपके जो आइटम सेट्स हैं इनको सेलेक्ट करके उनके बीच में क्या पैटर्न रिलेशनशिप है उसको बताना। अब इसका एप्लीकेशन एरिया देखते हैं, तो अप्रोरी एल्गोरिथम या फिर क्या कहते हैं आप एसोसिएशन रूल्स की जो एप्लीकेशन एरियाज हैं वो वेब यूजेस माइनिंग में आपका यूज होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन में यूज होता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में होता है। अब जैसे देखिए वेब माइनिंग मीनिंग देखिए हम बेसिकली एसोसिएशन रूल्स में पैटर्न्स को ही फाइंड आउट करते हैं, तो आपका जो वेब माइनिंग है जो सर्चिंग का पैटर्न है वो उसको फॉलो कराया जा सकता है। इंट्रूजन डिटेक्शन मींस इफ समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग ऑन द इंटरनेट, जैसे आपका कोई भी एक सेट पाथ है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन होना है तो उसका एक सेट पाथ होता है, अगर उस सेट पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है या कोई क्या कहते हैं आपकी जैसे फिशिंग हो जाएगा, तो इस तरीके के जितने भी इंट्रूजन्स होते हैं उन सबको डिटेक्ट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो वहाँ पर ये बास्केट डेटा एनालिसिस के रूप में क्रॉस मार्केटिंग, कैटलॉग डिजाइनिंग, सेल्स कंपेनियन एनालिसिस, इन सब डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस, इस तरीके के वेरियस एनालिसिस में इन्हें यूज किया जा सकता है।
ओके। और मार्केट बास्केट एनालिसिस में या स्टोर वगैरह में भी ऑफलाइन वगैरह यूज किया जा सकता है। तो दीज आर दी वेरियस एप्लीकेशंस और एरियाज ऑफ द एसोसिएशन रूल्स। ओके, थैंक्स।